हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन रेंज। दिस इज पमी शर्मा और हम पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वीडियो ना देखी हो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जा करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा रिविजन करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि लुइस 16 जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, वो 1774 में फ्रांस का किंग बन गया और उसने 20 ईयर्स में जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी उस मरिया एंटोनेट उससे शादी कर ली। और जिस समय वो राजा बना था उस समय फ्रांस का सरकारी खजाना खाली हो चुका था। हम वो सारे रीजंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो कौन कौन से रीजन से जिस कारण से सरकारी खजाना खाली हो चुका था और किस कारण, वो कौन कौन से कारण थे और उसके जिसकी वजह से उन पर बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया था। जिससे कर्जा को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था, कर बढ़ा दिए, लेकिन वो कर बढ़ाने का भी कोई टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने फ्रेंच सोसाइटी को 3 अलग अलग स्टेट में बांट दिया, जो कि थे क्लर्गी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, जिसमें कि बाकी सारे लोग आते थे। क्लर्गी वो लोग थे जो कि चर्च से बिलोंग करते थे और नोबिलिटी वो लोग थे जो कि रॉयल लोग थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो थर्ड स्टेट था उसमें अधिकतर लोग जो थे वो पीजेंट थे, इसलिए उन्हें पीजेंट स्टेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें 90% लोग थे जो कि खेती ही करते थे। उनके बाद जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें ही केवल टैक्स देना पड़ता था। पहले के 2 स्टेट लोगों को जो ये प्रिविलेज मिली हुई थी कि उन्हें किसी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता था। ऊपर से जो थर्ड स्टेट के लोग टैक्स देते थे उसमें जो चर्च होता था, क्लर्गी का अपना शेयर होता था, जो क्लर्गी अपने पास रखते थे चर्च के पास जाती थी और बाकी जो थी वो स्टेट को, गवर्नमेंट को मिलती थी। जो शेयर चर्च रखती थी उसे टेथ कहते हैं और जो गवर्नमेंट के पास जाती थी उसे टेल कहते हैं। आज हम आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव द ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages and to privileges, the outbreak of revolution, France become a constitutional monarchy। तो पहले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जैसे कि हम जानते हैं 1715 में फ्रांस का जो पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियन, मीन्स 2.3 करोड़। अब वही आगे चल के 1789 में बढ़कर के होगी 28 मिलियन, मीन्स कि 22.8 करोड़। अब पॉपुलेशन बढ़ तो गई, जिस पॉपुलेशन के बढ़ने से ग्रेन्स की, फूड ग्रेन्स की जो थी वो डिमांड्स बढ़ गई और प्रोडक्शन जो था उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था। प्रोडक्शन वैसे ही हो रहा था जैसे कि पहले थी, तो जो कि 23 मिलियन लोगों के लिए था ठीक, लेकिन 28 मिलियन लोगों के लिए वो कम था। और जिस कारण से क्या हुआ, ब्रेड की कीमतें बढ़ गई, ब्रेड की कीमतें आसमान को छूने लगी और जो लेबर लोग थे उनकी जो सैलरी थी, वेजेस थे, वो बहुत कम थे। वो जो थे उनके मालिक तय करते थे उनकी जो सैलरी होती थी, जो कि बढ़ तो रही थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी उस हिसाब से उनकी जो सैलरी में, उनके वेजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी उन्हें, जिस कारण से प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन वो जिस कारण से गरीब लोग और गरीब होते जा रहे थे। इसमें क्या हुआ, इस कारण से जो बेकरी वाले थे, जो व्यापारी लोग थे, जो कि जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे ब्रेड के, वो लोग तो अमीर होते जा रहे थे जो अमीर थे, और जो गरीब इंसान था, जो किसान इंसान, गरीब लेबर इंसान जो थे, थर्ड स्टेट के लोग जो थे मैक्सिमम, थर्ड स्टेट वाले, वो सारे और गरीब होते जा रहे थे। अमीर अमीर बन रहा था और गरीब गरीब होते जा, जिस कारण से अमीर और गरीब के बीच का जो ये डिफरेंस था वो और ज़्यादा बढ़ता गया। और इसी बीच में आ गया सूखा पड़ गया, ड्रॉट। और सूखा पड़ जाने से क्या हुआ, फसल और भी खराब होगी। फसल, और जिस तरह से फसल खराब हुई तो ब्रेड की कीमतें उससे भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया, प्रोडक्शन ही बहुत कम हुआ, जिस कारण से लोगों के लिए जो था सबसिस्टेंस क्राइसिस पैदा हो गए। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, जब जो व्यक्ति की बेसिक नीड होती है, ऐसी सिचुएशन आ जाए जब इंसान अपने बेसिक नीड्स को भी ना पूरा कर पाए, तो उसे सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। जैसे कि एक इंसान को जीने के लिए चाहिए होता है खाना, और कपड़ा चाहिए होता है, और एक छत चाहिए होती है। जब इन तीनों चीज़ों के भी इंसान इन अपने तीनों बेसिक नीड्स भी ना कंप्लीट कर पाए, तो इस सिचुएशन को सबसिस्टेंस क्राइसिस हो कहते हैं, जो कि उस समय पैदा हो गई थी, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास।
ये मिडिल क्लास लोग कौन थे पहले हमें वो जानना होगा। ये मिडिल क्लास के लोग जो थे वो थर्ड स्टेट वाले ही थे, पर ये वो लोग थे जो एजुकेटेड थे और नए नए आइडियाज़ से अ, परिचित हो गए थे। उन्हें नए आइडियाज़ आने लगे थे जब शिक्षा ने उनके लिए, जैसे कहते हैं ना, शिक्षा जो होती है वो हथियार होता है। एजुकेशन इज़ अ लाइक अ वेपन फॉर एवरीवन। तो वैसा ही था कि एजुकेशन से उन्हें इस बात को समझ आने लगा कि जो किसी भी लोगों को प्रिविलेज जो मिलती है, जो वो प्रिविलेज किस हिसाब से मिलनी चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है। तो ये लोग जो थे ये पढ़े लिखे थे और एजुकेटेड थे और थोड़े अच्छे खासे पैसे वाले भी थे, इसलिए इन्हें मिडिल क्लास कहा गया। इनके जो सोर्स था इनकम का वो ज़्यादातर जो था वुलन, जो वुलन और सिल्क टेक्सटाइल था, जो ऊन के या सिल्क के जो कपड़े होते थे उनका ये एक्सपोर्ट करते थे। वो समुद्र के द्वारा या बाहर भेजते थे और लोगों को, जैसे वहाँ के जो अमीर लोग होते थे उनको भी बेचा करते थे। जिस तरीके से इस तरीके का व्यापार करके, इस तरह का बिजनेस करके वो लोग अमीर हो गए थे। इस थर्ड स्टेट में और इस ग्रुप में, मिडिल क्लास ग्रुप में, खाली वो बिजनेसमैन वगैरह नहीं थे, और भी लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे लॉयर हो गए और भी जैसे लोग थे जो उसमें जुड़े हुए थे। उन लोगों का मानना था कि किसी भी इंसान को जो है कोई भी प्रिविलेज जो थी है उनके बर्थ के हिसाब से नहीं मिलने चाहिए, बल्कि मेरिट पे मिलने चाहिए। बर्थ के हिसाब से यानी कि जैसे कि क्लर्की थे, और क्लर्की को और जो नोबिलिटी है, इन दोनों को जो प्रिविलेज मिली हुई थी वो उन दोनों के बर्थ के हिसाब से मिली हुई थी। क्योंकि पहले के लोग समझते थे कि इन दोनों का जो जन्म हुआ है या इन दोनों को जो प्रिविलेज मिल रहा है वो हमारे नहीं, ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है। भगवान ने उन्हें ये प्रिविलेज देकर भेजी है ऊपर से, इसलिए उन्होंने इस ग्रुप में जन्म लिया। लेकिन वो जब लोग जो मिडिल क्लास लोग थे वो उस बात को समझ चुके थे और इस बात को ही मानते थे कि कोई भी जो है प्रिविलेज किसी के बर्थ के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके मेरिट, उसकी योग्यताएं उसको के कारण मिलनी चाहिए। और उसके बाद शुरू हुआ फ्रीडम, इक्वल, लॉ, अपॉर्चुनिटी, ये जो कि जॉन लोक और जीन जैक्यू रूसो ने मतलब इस पर ज़्यादा जोर दिया। ये दोनों जो थे वो एक फिलोसफर थे जिन्होंने इस इक्वालिटी, फ्रीडम की बात की और जिन्होंने इस बात पर ज़्यादा चर्चाएं की कि जो प्रिविलेज है वो बर्थ के नहीं, मेरिट के हिसाब से मिलना चाहिए। और उस समय में ऐसे और बहुत सारे फिलोसफर थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस बार लिखा और बहुत सारी किताबें लिखी, मैगजीन्स में लिखना शुरू कर दिया था और इस तरीके से लिखते थे। और जगह जो थे कॉफ़ी हाउसेस वगैरह में और कॉफ़ी हाउस में, सैलून वगैरह में लोग इकट्ठा होते और वहाँ पे बहुत बहस हुआ करती, इस पे बातचीत हुआ करती और वहाँ लोगों के बीच जा कर के उस जो मैगज़ीन होता था, अखबार होता था, उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे वो उसे तो वो तो पढ़ के समझ सकते थे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं थे, ताकि वो भी समझ सके, इसलिए वहाँ पे जा कर के ज़ोर ज़ोर से उसे पढ़ा जाता था। अब हम पढ़ते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुआ। अब जो लुइस 16 था, जो किंग था, मुनायक जो था, मुनायक जो पावर होती है, जैसे कि राजा के पास जो पावर होती है, राजा के पास ये पावर नहीं थी कि वो किसी तरीके का टैक्स बिना किसी राय मशवरे के अपनी मर्जी से टैक्स लगा सके। क्योंकि ये बात सुनने में आ चुकी थी कि राजा जो है इन सब कारणों से क्या करने वाले हैं, टैक्स को बढ़ाने वाले, और सभी लोग, थर्ड स्टेट के लोग इस पर भड़क चुके थे और उन्होंने विद्रोह करने की सोच ली थी। तो राजा जो था वो अकेले ही डिसाइड नहीं कर सकता था कि कर जो टैक्स तो वो कितना बढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक स्टेट जनरल की मीटिंग बिठाई जाती थी और ये मीटिंग कहाँ होगी ये राजा पे डिपेंड होता था। ये राजा का फैसला होता था कि ये कब और कहाँ होगी। यही सी बात का जो था, ये राइट जो था राजा को प्राप्त था। जैसे कि लुइस 16 उस समय राजा थे, तो उनके पास ये राइट था कि वो ये तय कर सकें कि जो ये मीटिंग होगी, वो स्टेट जनरल की मीटिंग होगी, वो कहाँ होगी और कब होगी। बाकी जो टैक्सेस बढ़ाने का जो था वो केवल उस मीटिंग में तय होना था। इसके लिए क्या हुआ, उन्होंने जो था वर्साई में 5 मई 1789 को ये मीटिंग रखी, जनरल स्टेट की मीटिंग रखी, स्टेट जनरल सॉरी।
तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जिसमें कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थे, 300 मतलब फर्स्ट का भी 300 और सेकंड के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, और उसके थर्ड स्टेट के 600 मेंबर थे। उसके बाद उस मीटिंग में, स्टेट जनरल की मीटिंग में, पीजेंट जो किसान था, आर्टिशियन था, वुमेन को की एंट्री जो थी वो डिनाइड थी, वहाँ उनकी एंट्री नहीं हो सकती थी। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने 40,000 लेटर को पढ़ा, तो मतलब उनके आधार पर 40,000 कंप्लेंट के आधार पर अपना पूरी लिस्ट तैयार की। अब वो लिस्ट लेकर के आए थे वो 600 मेंबर्स। और उस समय क्या होता था कि पूरे एक स्टेट का एक ही वोट होता था, और एक स्टेट का एक ही वोट, एक ही मत होता था, उस पर सबको जो होता था अपने सबको एग्री होना पड़ता था। हर व्यक्ति के पास अलग अलग इंडिविजुअली कोई वोट नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, थर्ड स्टेट ने डिमांड की कि नहीं, एक वोट, एक स्टेट का एक वोट नहीं, बल्कि हर मेंबर का एक वोट अपना होना चाहिए। हर मेंबर जो है अपने एक वोट देगा, अपने हिसाब से जो है अपनी राय रखेगा अपने। लेकिन जो था, राजा को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो राजा पहले से इसके बिल्कुल खिलाफ था। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही होगा, एक जो स्टेट होगा उसका एक ही वोट होगा। इस बात से गुस्सा होकर के जो नेशनल असेंबली, मतलब थर्ड स्टेट के लोग थे, वो वहाँ से चले गए। थर्ड स्टेट के लोग वहाँ गुस्सा होकर के चले गए, और फिर 20 जून को वो एक जगह हॉल में इकट्ठा हुए, टेनिस कोर्ट में, वर्साई के टेनिस कोर्ट में वहाँ इकट्ठा हुए, और उन्होंने वहाँ बैठ करके नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली बनाई, और उसमें क्या किया गया, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसमें राजा की जो पावर होगी, जो किंग्स के जो पावर हैं, उस पर लिमिटेशन लगाए जाएं, कि उन पर कुछ लिमिटेशन हो, कि उनकी पावर जो है जिस तरीके की अभी है वैसी ना हो, कुछ लिमिटेशन हो। और यहाँ और जो उन्होंने कहा, कसम खाई कि जब तक वो उनकी बात नहीं मान लेते तब तक जो है वो इस असेंबली को नहीं भंग करेंगे। ये असेंबली उनके लिए चलती रहेगी, नेशनल असेंबली, और उनका विद्रोह जारी रहेगा। और इसके जो लीडर्स थे वो थे मिराबियो और अबेसियाई। मिराबियो जो थे वो नोबल फैमिली से थे, यानी कि एक रॉयल फैमिली से थे, लेकिन उसके बाद भी वो जो थे थर्ड स्टेट जो बर्थ प्रिविलेज थी उसके खिलाफ थे। वो समझते थे कि जो प्रिविलेज है वो बर्थ पर नहीं बल्कि मेरिट पर मिलनी चाहिए, इसलिए वो थर्ड स्टेट के साथ मिलकर के उनकी हेल्प कर रहे थे। और जो अबेसियाए थे वो एक प्रिस्ट थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिससे का नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये दोनों जो थे ये लीडर्स थे उस समय थर्ड स्टेट के, और ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव। और ये लोग जो थे, ये जो कि थर्ड स्टेट से नहीं थे, जो कि पहले के 2 स्टेट से थे, क्लर्गी और नोबिलिटी से थे। उसके बाद भी उन्होंने थर्ड स्टेट का साथ दिया। उसके बाद आते हैं जो थी ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। टर्मोइल, सर्व विंटर, बैड हार्वेस्ट, प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, बेकर एक्सप्लॉयटेड ओवर ट्रूप टू मूव इनटू द पेरिस एंड बस्टाइल। अब क्या हुआ था, जिस समय ये राजा बने जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उस पर बातचीत हो रही थी, उस समय क्या हुआ कि जो जो था सर्दी बढ़ गई, जिस कारण से बहुत ज़्यादा विद्रोह भी उस समय शुरू हो चुका था लोगों का। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, ठंड ज़्यादा पड़ गई थी, और ठंड बढ़ने से क्या हुआ था, जो प्रोडक्शन था, जो कि खेती जो हुई थी उसमें हार्वेस्ट था, वो बहुत ही उस पर बुरा प्रभाव पड़ा था, और फसलें खराब हो गई थी, जिस कारण से ब्रेड की कीमतें बढ़ गई। और जो बेकर्स थे, ये सारे जो थे आम लोगों को क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, क्योंकि उनसे अपनी मनमानी जो थे कीमतें लगा रहे थे, और उन कीमतों के हिसाब से उनसे पैसे ले रहे थे। और उसके बाद बेकर्स के एक्सप्लोटेशन के कारण जो औरतें थी वो घंटों लाइन में खड़ी रहती थी, और जिसके कारण उन्हें बहुत गुस्सा आता था। मतलब उन्होंने अपने गुस्से में आकर के
उन पर बेकर्स की दुकानों पर और जगह पर उन्होंने धावा बोल दिया। उसके बाद वो पेरिस गए और वहाँ जा कर के उन्होंने क्या किया, जो बस्तील जो थे वो बस्तील के पर हमला किया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं, बस्तील के बारे में जान चुके हैं कि ये हमले कैसे हुए थे। अब हम जानेंगे कुछ रूमर्स के बारे में जो कि उस समय फैल गए थे, जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे वो रूमर्स फैले थे कि उसमें ये था कि जो जागीरों के मालिक हैं उन्होंने जो कुछ क्या जो लोग होते हैं उनको हायर किए हैं, जो लुटेरों वगैरह को हायर कर दिया है कि वो जाए और उनके फसलें ख़राब कर दे, जो पीजेंट वर्ग है, पीजेंट लोग हैं उनके फसलें ख़राब कर दे, उनके जाकर हमला कर दे और घर बार लूटने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें हायर किया है ताकि उनके जो पके हुए फसल हैं वो ख़राब हो जाए। उसके बाद क्या, ये जब यह अफवाह फैली तो फिर जो पीजेंट थे उन्होंने आकर के अटैक कर दिया और उसके बाद अटैक ही नहीं किया बल्कि उनके अनाज लूट लिए और सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए जिसमें कि वो सारे ड्यूज लिखे हुए थे कि कितना रिकॉर्ड्स बनाया हुआ था कि कितने किसके टैक्स बाकी हैं। फाइनली जब ये विद्रोह जो था ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका था तो लुइस 16 समझ चुके थे और उन्होंने क्या किया, अपनी परमिशन दे दी, जो नेशनल असेंबली की बातें एक्सेप्ट कर ली, जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें राजा की जो पावर्स हैं उन पर लिमिटेशन लगाई जाए। तो 4 अगस्त 1789 वो दिन था जब लुइस 16 ने उन नेशनल असेंबली के प्रिंसिपल्स को स्वीकार कर लिया और उसके बाद 4 अगस्त 1789 को उन्होंने जो क्लर्गी थे जिन्हें चर्च जो था और जिन्हें जो था एक स्पेशल प्रिविलेज जो मिली हुई थी वो सारे प्रिविलेज को ख़त्म कर दी गई और उनका जो चर्च को जो ज़मीनें मिली हुई थी उस पर भी उनको भी जब्त कर लिया और इस तरीके से उन्हें 20 बिलियन लिब्रे का फ़ायदा हुआ सरकार को। इतनी सारी संपत्ति 20 बिलियन जो था लिब्रे का की जो प्रॉपर्टी उन्हें मिल गई थी। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो फ्रांस है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना। तो जैसे कि हम जब 1791 में आकर के नेशनल असेंबली ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरा कर लिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य उद्देश्य था कि राजा की जो पावर्स हैं उस पर कुछ लिमिटेशन लगाई जाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो जितने भी पावर्स थे उन्हें 3 अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बांटने की बात की, जो कि 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे। लेजिस्लेटिव को जो हम भी जानते हैं एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि अब अभी चलता है, जैसे जो कि आज की भी प्रणाली है, आज भी यही और उसी को फॉलो किया जाता है। उसमें क्या होता था, सिटीजन्स तो थे वो इलेक्ट करते थे सबको, मतलब वोट का अधिकार मिला। उसमें सब नहीं थे, कुछ ही लोग थे जिन्हें वोट का अधिकार मिला था, वोट देने का राइट था, जो सिटीजन द्वारा जो इलेक्टर चूज़ किए जाते थे। फिर आगे जा कर के उन्हीं में से जो थे असेंबली में उनको चूज़ किया जाता था, असेंबली में जो इलेक्टर्स थे वो चूज़ होते थे। अब जो था हर किसी व्यक्ति को, हर किसी इंसान को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो लोग थे उन्हें वोट देने के लिए सबसे पहले मेंस अबव द 25 years of age who paid tax equal to at least 3 days for a laborious wage। इसका मतलब 25 वर्ष से ऊपर वाले लोग जिनके जो कम से कम अपने जो टैक्स देते थे वो उनके लेबरस वेज का एटलीस्ट 3 डेज का लेबरस वेज हो, वो जो दे सकते थे वही जो था वो वोट देने का अधिकार रखते थे। और जो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर जो थे, पहली बात तो उनका टैक्स पेयर के उच्च श्रेणी में होना बहुत ज़रूरी था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करता है। अब क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसमें लोगों का जो डिक्लेरेशन किया गया कि मैंस टू द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, लोगों के अधिकार के बारे में था। एंड राइट सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम,
टू स्पीच एंड फ्रीडम टू ओपिनियन। हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया जीने का और अपने विचारों को रखने का, अपने बोलने का अधिकार दिया गया। इसमें औरतें जो थी उनको किस टैक्स देने का अधिकार नहीं था। और ये जो थे प्रोटेक्ट ईच, और उन्होंने इस बात को सामने रखा कि हर व्यक्ति के जो भी नेचुरल राइट्स हैं जो उन्हें जन्म के से मिले हुए हैं, उन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए उसको प्रोटेक्शन मिल सके। हर व्यक्ति का जो फ्रीडम होती है, या राइट टू स्पीच है, या राइट टू ओपिनियन, राइट, ये सारी चीज़ें जो व्यक्ति के जो नेचुरल राइट्स हैं जो उनके जन्म के साथ मिली हुई है, वो सारे राइट्स की रक्षा की जाए। थैंक यू। और हम इसके आगे का थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।